बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले जो सहाफ़ियों के साथ हो रहा है उसके ऊपर थोड़ी बात कर लेते हैं, खबरें आप तक पहुँचा देता हूँ। सहाफ़ी फरहान मलिक साहब जो रफ्तार न्यूज़ चलाते हैं, डायरेक्टर न्यूज़ रहे बड़ा लंबा अरसा तक, वो समा टीवी के, पाकिस्तान में एक बड़ा मोतबर नाम है सहाफ़त के हवाले से। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पीछे बैठते हैं कैमरे के और बहुत सारा काम करते हैं। फरहान मलिक साहब उनमें से एक है। लेकिन जब अलीम खान साहब ने समा टीवी को खरीदा और उसके बाद पॉलिसी को तब्दील करना शुरू किया, तो उन्होंने बिकने से या बिकाऊ माल होने से इनकार कर दिया और एक ज़बरदस्त नौकरी को उन्होंने लात मारी और फिर अपना काम शुरू किया। अब उन्हें गिरफ्तार कर दिया गया क्योंकि रियासत खुश नहीं है, वो जो काम कर रहे हैं रियासत को पसंद नहीं आ रहा, हुकूमत को पसंद नहीं आ रहा, एस्टेब्लिशमेंट खुश नहीं है। तो उन्हें गिरफ्तार किया गया। मुझे तारिक मतीन साहब ने पहले ही बता दिया था कि उनके ऊपर एक मुकदमा और तैयार कर दिया गया है। ये हमें आइडिया था इस बात का कि उन्हें इतने आराम से छोड़ा नहीं जाएगा। जो पहला मुकदमा दर्ज किया गया उसमें उन्हें जुडिशियल रिमांड पे भेजा, लेकिन तारिक मतीन साहब ने मुझे बताया कि एक और खुफिया मुकदमा रखा गया है और कोई फ्रॉड का मुकदमा बनाया जाएगा और इन्हें उसके अंदर गिरफ्तार कर दिया जाएगा। और यही हुआ जी कि कहते हैं कोई गैर मुल्कियों के साथ फ्रॉड किया है और फ्रॉड करने के लिए कोई कॉल सेंटर चलाया है, हालांकि इनका कोई लेना देना ही नहीं है, कोई काम ही नहीं है। लेकिन मैं एक बात आपको बताऊं, जो सहाफ़ी आज इंजॉय कर रहे हैं ना, या जिन्हें लगता है कि ये आग उनके दरवाजे तक नहीं आएगी, तो याद रखिएगा ये झूठे मुकदमात हैं। मेरे ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात हैं, सहाफ़ियों पर दहशतगर्दियों के, फ्रॉड के मुकदमात किए जा रहे हैं, करप्शन के मुकदमात किए जा रहे हैं, हालांकि वो कभी हुकूमत में रहते ही नहीं, उनका ये काम ही नहीं है। तो जो आज मौजे कर रहे हैं ना, ये मेरी बात लिख कर रख लें, ये आग उनके दरवाजे तक आएगी, बारी बारी, सबकी बारी। आज भी आप इकट्ठे हो जाए, वरना ये सबके साथ होगा। वहीद मुराद साहब है साहब, ये कोई इमरान खान के सपोर्टर भी नहीं है या कोई इस हुकूमत के दुश्मन भी नहीं है, ये बैलेंस्ड आदमी है, मैंने इनको देखा है। लेकिन ये एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर एक तनकीद करते रहते हैं। तो वहीद मुराद साहब को जब गिरफ्तार किया गया, उनकी सास सुबह अदालत में जिस हालत में आई, आपसे भेजा की दरखास्त लेकर, हेबियस की पटिशन लेकर वो आई, तो वो मनाजिर हमने देखे। फिर जिस तरह उन्हें गिरफ्तार किया गया, उन्होंने सारा कुछ खुद बताया। और इसमें वहीद मुराद साहब को पेश किया गया जी अदालत में, क्योंकि प्रेशर बहुत बढ़ गया था। रात को जब इन्हें उठाया तो इनको एजेंसियों ने उठाया था मुबैना तौर पे, और जो टॉर्चर किया था सोबान इफ्तिखार नामी एक और सहाफ़ी के ऊपर, वो भी जिन्होंने टॉर्चर किया, उन्होंने ये धमकी भी लगाई, तुम हमें नहीं जानते कि हम कौन है। और जैसे टॉर्चर किया, ये अंदाज जो है वो किसी आम इदारे का हो नहीं सकता। तो सहाफ़ी वहीद मुराद को जुडिशल मजिस्ट्रेट अब्बास शाह की अदालत में पेश किया गया। मेरी सास कैंसर की मरीजा है, मैंने कहा अपनी शनाख्त करवाएं। मेरी सास कनाडा से इलाज करवाने के लिए आई है और 20 मिनट पहले मुझे उनके हवाले किया गया है। ये नहीं, वो कह रहे कि 20 मिनट पहले मुझे इधर किया गया है, इससे पहले जहां वो थे वहां वो थे। और जो सहाफ़ी सोबान इफ्तिखार साहब हैं, अगर तो ये एफआईए के पास है, अब एफआईए ने मुकदमा दर्ज कर दिया है, और एफआईए ने जो मुकदमा दर्ज किया है उसमें दो चीजें हैं। एक ये कहा गया कि अहमद नूरानी साहब ने जो रिपोर्ट की है उसमें आर्मी चीफ की फैमिली और उनकी वो तस्वीर वगैरह है, इन्होंने उनको कुछ ऐसे रिमार्क्स के साथ पोस्ट किया जिससे आर्मी चीफ या उनकी फैमिली को प्रॉब्लम हुई है, तो ये चीज डाली गई है। दूसरा, बलूचिस्तान के हालात को लेकर इन्होंने रिपोर्टिंग की है, वो भी एक एतराज है। अच्छा, इसमें अपना एक मतन भी बाकायदा एफआईए ने लिखा है कि ये वो चीजें हैं जो इन्होंने रिपोर्ट की जिनके ऊपर रियासत को एतराज है। ये जरा आप सुन लीजिए और मुझे बताइएगा कि क्या ये पहली मरतबा आप सुन रहे हैं। यानी यही बातें जो हैं वो फजल रहमान साहब ने की हैं, यही बातें नवाज शरीफ साहब ने की हैं, यही बातें इस वक्त हुकूमत में बैठे हुए लोग भी कर रहे हैं, अपोजिशन में बैठे हुए लोग भी कर रहे हैं, और रोजाना हो रही है। तो इसमें वहीद मुराद साहब को क्यों गिरफ्तार किया गया? मेरे ख्याल में ये मुकदमा पक्का करने के लिए किया गया, बलोचिस्तान को बीच में डाला गया। असल गुस्सा वही है अहमद नूरानी की स्टोरी वाला। बलोचिस्तान का ये जो लिखा है कि जनाब इन्होंने ये बात की है कि बलोचिस्तान का 1 इंच भी ऐसा नहीं बचा जहां हुकूमत का इख्तियार जो है वो मौजूद हो। और बीएलए का अब तक 100 फौजी एहलकारों को कत्ल करने का दावा है, और हुकूमत दावा कर सके कि जनाब 1 इंच का भी इनके पास इख्तियार है। ये जंग मुकम्मल तौर पर हार चुकी है और अब वापसी का रास्ता नहीं है, सब खत्म हो गया है। हमने इन्हें खबरदार किया जिस तरह हमसे पहले वालों ने इनको खबरदार किया था, लेकिन उन्होंने सुनने के बजाय मजाक उड़ाया। अच्छा, ये तो ट्वीट अख्तर मेंगल साहब का है, ये जो इन्होंने रीट्वीट किया या इसको पढ़ के बताया या बयान किया, ये तो अख्तर मेंगल साहब के ट्वीट के अल्फाज है, मैं पढ़ रहा हूं। तो इन्होंने हमारे अल्फाज को खाली धमकियों के तौर पर मुस्तरद कर दिया, जबकि उन्होंने जुल्म, लूट मार और खून रेजी के निज़ाम को हवा दी। हर एक हुकूमत ने बगैर किसी इस्तिस्ना के बलोच अवाम की मुनज़्ज़म नस्लकुशी में अपना किरदार अदा किया है। ये एक ऐसा मसला है जहां हर इदारा, हर इंतज़ामिया, हर नाम नहाद लीडर हमारे खिलाफ हमेशा मुत्तहिद रहा है, और अपने जराइम को तस्लीम करने की बजाय उन्होंने वही किया जो करने में ये सब माहिर हैं, इल्ज़ाम दूसरों पर डालना। लेकिन आज मैं कुछ वादे करना चाहता हूं वफाकी हुकूमत को, सियासी जमातों को, अदलिया को, एस्टेब्लिशमेंट को। आपने अपने हाथों से बलोचिस्तान को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। जो अख्तर मेंगल साहब का ट्वीट है, तो अख्तर मेंगल साहब पे तो पर्चा नहीं हुआ, अख्तर मेंगल साहब तो गिरफ्तार नहीं किया गया, साहबी को उठा के गिरफ्तार कर दिया। एक्चुअली अख्तर मेंगल साहब का ट्वीट या उसका जो मतन है वो बताना या उसको लिखना या उसको पढ़ना, इसके ऊपर तो मुकदमा नहीं बनता। एक्चुअल जो मुकदमा बनता है या वो जो मामला है वो वही है कि जो अहमद नूरानी साहब की स्टोरी, उसके बाद लगातार लोग गिरफ्तार किए जा रहे हैं, और उस स्टोरी के बाद बहुत सारे लोग गिरफ्तार हुए हैं। पंजाब से एक्टिविस्ट गिरफ्तार हो रहे हैं। सोशल मीडिया पे जिसने स्टोरी के ऊपर बात की है, इसको
फैलाया या कोई भी इसमें बात की उसको गिरफ्तार किया जा रहा है। अहमद नूरानी के अपने 2 भाई लापता हैं जिनके बारे में अभी तक कुछ भी पता नहीं चल रहा। अदालत ने 26 तारीख का ऑर्डर दिया और उसके बाद पता चला कि खामोशी से उसको 27 तारीख कर दिया गया है। अब अगर एफआईए ने गिरफ्तार किया वहीद मुराद को तो फिर टॉर्चर किसने किया था? ख्वाजा आसिफ का स्टेटमेंट देखिए नाज़रीन। ख्वाजा आसिफ साहब जो है ना वो हर मौके पे कोई ना कोई रिकॉर्ड कायम कर देते हैं और एक ऐसा स्टेटमेंट दे देते हैं जो एक सियासतदान को या जमहूरी आदमी को सेब ही नहीं देता। वो ऐसी बात कर ही नहीं सकता। ख्वाजा आसिफ का जनाब आप रद्द-ए-अमल चेक करें। जब उनसे सवाल किया गया कि सहाफ़ी उठाए जा रहे हैं, जुल्म और ज्यादती हो रही है, तो वो कहते हैं सहाफ़ी भी हदूद क्रॉस कर जाते हैं। जो हमारे हालात है इससे कोई मुबर्रा नहीं है। सहाफ़ती बरादरी कोई इंसुलेटेड तो नहीं है। अब जनाब सहाफ़ी कहाँ पे हदूद क्रॉस कर रहे हैं? ये सारी बातें आपने की हुई हैं, ये सारी बातें हकीकत है। हकायक जो भी सहाफ़ी बयान करता है उसको उठा लिया जाता है। कौन सी ऐसी लिमिट है जो सहाफ़ियों ने क्रॉस की है? ये तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, इसको देखें आप। इसके अंदर बंदों की तादाद बढ़ती जा रही है। 30 के करीब सहाफ़ी हैं जिनको हुकूमत अब तक टारगेट कर चुकी है और ये वो है जिनको बड़े पैमाने पर टारगेट किया गया है। जबकि वैसे विक्टिमाइज जो सहाफ़ी किए गए हैं, जिनको हिरासा किया गया है, उनकी तादाद सैकड़ों में है। और ख्वाजा आसिफ बजाय इसके कि आज़ादी इजहार राय के लिए बात करते हैं, इतनी दफा वो पार्लियामेंटेरियन बने हैं। ख्वाजा आसिफ साहब बात किस बारे में कर रहे हैं? वो जस्टिफाई कर रहे हैं कि जो भी सहाफ़ियों के साथ हो रहा है, तो ठीक है ख्वाजा साहब आप जस्टिफाई करें जो हमारे साथ हो रहा है। कल को जब आपके साथ यही सारा कुछ हो रहा होगा तो फिर देखिएगा कि आपके साथ कौन कौन खड़ा होता है और कैसे खड़ा होता है। नाज़रीन, बलूचिस्तान में गिरफ्तारियां हो रही हैं, क्रैकडाउन हो रहे हैं। इस पर अख्तर महंगल साहब ने कहा कि आज पुरअमन एहतजाज के दौरान क्वेटा में कर्फ्यू का सामान, प्रेस क्लब जाने के तमाम रास्ते मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए हैं। खवातीन और सियासी वर्करों की बड़ी तादाद में गिरफ्तारियां जारी हैं। जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। ये जनाब बिलावल ने कहा था जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है और इसको दोहराया जानबूझकर अख्तर महंगल साहब ने, क्योंकि बिलावल की हुकूमत है बलूचिस्तान में और वो अपना जो जमहूरी इंतकाम है वो बिलावल लेकर दिखा रहे हैं। राणा सनाउल्लाह साहब ने ऑफर किया अख्तर महंगल साहब को, क्योंकि इन्होंने ऐलान किया हुआ है वर्ड से क्वेटा तक के लॉन्ग मार्च का। तो वो कहते हैं कि हुकूमत इनके तहफ़्फ़ुज़ात को हल करने के लिए तैयार है। वो इनके साथ बैठकर इन मसाइल को बातचीत के जरिए सुलझाने के लिए तैयार है। ये मुशीर वज़ीर आज़म के राणा सनाउल्लाह साहब वो ये बात कर रहे हैं। देखिए, यही बात करने पे एक सहाफ़ी गिरफ्तार है, इसी बात को दोहराने पे। और जो बात अख्तर महंगल साहब ने की है वहां पे राणा सनाउल्लाह कह रहे आओ बैठो बात कर लेते हैं, आप लॉन्ग मार्च ना करें, आपके तहफ़्फ़ुज़ात हम सुन लेते हैं और आपके तहफ़्फ़ुज़ात को हल भी कर लेते हैं। एक नया चूरन भी बेचा जा रहा है नाज़रीन। मैं आपको बताऊंगा कि मालूम बलोच के साथ जेल में क्या हो रहा है, लेकिन एक नया चूरन बेचा जा रहा है और वो चूरन ये बेचा जा रहा है। कहते हैं कि नवाज शरीफ जो है वो पाकिस्तान, बलूचिस्तान और अमन व अमान मुल्क में इस्तेहकाम के लिए अपना रोल जल्द अदा करेंगे। मियाँ साहब एक कदम आगे बढ़ने वाले हैं, मियाँ साहब बाहर आने वाले। पहले ये कहते थे मियाँ साहब के अंदर लावा फट रहा है, किसी वक्त भी वो फट जाएगा। फिर पता चला कि वो लावा नहीं था, वो पॉलिश थी और वो लगातार पॉलिश कर रहे थे। तो मियाँ साहब तो आए नहीं मैदान में। अब मियाँ साहब के बारे में अब जो कहा जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि मियाँ साहब पाकिस्तान के मसाइल के हल के लिए मैदान में आएंगे। लेकिन बात यह है कि किस मुंह के साथ आएंगे? नुसरत जावेद साहब कह चुके हैं कि मियाँ साहब को एक ऐसा बीमार और एक ऐसा बुजुर्ग बीमार आदमी बना दिया है जिसको माजूर को डालते हैं रेडी के ऊपर और सारे उसको दिखा दिखा के मांगते हैं। ये आपको बात याद नहीं की गई थी। तो मियाँ साहब की टोटल औकात ये रह गई है। मियाँ साहब की सियासी औकात खत्म हो चुकी है। कोई भी उनको अब लीडर नहीं मानता। ये चंद लोग जो हुकूमत में बैठे हुए हैं वो मियाँ साहब का सौदा बेचना चाहते हैं कि वो 3 दफा का वज़ीर आज़म है। लेकिन भाई मियाँ नवाज शरीफ साहब की सियासी इज्जत बहाल हो सकती है कि वो यास्मीन राशिद साहिबा से माफी मांगे और माफी मांग के उनकी सीट उनको वापस करें। जो आदमी खुद चोरी की सीट के ऊपर बैठा हुआ है, सीना जोई करके इक्तदार में आया हुआ है, जिस आदमी के लिए आधी रात को आरओ बदल दिया गया पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा कि वो नतीजा उसके हक में किसी सूरत बनता ही नहीं था, जो आदमी 70,000 की लीड से इलेक्शन हार रहा था उसको रातों रात सारी फोर्जरिंग करके जिता दिया गया और आज भी ये सीट जो है वो जस्टिफाइएबल नहीं है। तो मियां नवाज शरीफ की सीट अगर वापस मियां साहब कर दे तो शायद उनकी इज्जत बहाली की तरफ जाए, वरना मियां साहब को मुंह छुपाना पड़ेगा। और जिन हालात में मियां साहब हैं, मियां साहब इन्हीं हालात में रहेंगे, मियां साहब के हालात बेहतर नहीं होंगे। मियां साहब ने किरदार क्या अदा करना है? यानी राणा साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ पाकिस्तान बलूचिस्तान की खातिर किरदार अदा करने को तैयार है, मगर यह सब एक खास स्टेज पर होगा। कौमी सलामती कमेटी का इजलास दोबारा हो सकता है अगर बिलावल यकीनी बनाए कि जो लोग पहले नहीं आए वो अब आएंगे। लेकिन वो एपीसी की बात करते हैं, कौमी सलामती कमेटी की बात करते हैं। इस पे जो है वो एक मौक़िफ़ आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और उनका बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है कि अगर इमरान खान हिस्सा नहीं होगा तो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का भी कोई फायदा नहीं होगा। कौमी सलामती कमेटी तो बहुत दूर की बात है। अब ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो है वो अपोजिशन बुलाए या हुकूमत बुलाए, इमरान खान साहब से मुलाकातें करके ये उनसे अहकाम भी ले सकते हैं। लेकिन ये बात याद रखी जाएगी कि रियासत जब मुल्क तबाही के धाने पर खड़ा था, जब मुल्क के अंदर आग और खून की होली खेली जा रही थी, तो रियासत सिर्फ अपनी जिद पूरी करने के लिए पाकिस्तान के सबसे मकबूल आदमी को जेल में तन्हाई में रखे हुए थी कि वो बात ना कर सके, किसी को वो अपना मौक़िफ़ ना दे सके। उसकी आवाज़ के ऊपर ये आग बुझ सकती है, ये हम सारे जानते हैं। लेकिन शायद हमारी रियासत ये आग बुझाना नहीं चाहती, मुझे ऐसा लगता है। इमरान खान साहब से मुशावरत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जरूरी करार दे रही है और एपीसी से इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत परेशान है कि बलूचिस्तान में अगर एपीसी होती है ईद के बाद तो वो इनके लिए बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी।
एक और नादरीन खबर है, और खबर मिफ्ता इस्माइल साहब ने की बलूचिस्तान के मसले का हल बताया। और मिफ्ता इस्माइल साहब की बात में थोड़ा वजन है, लेकिन फिर भी एक आर्गूमेंट है। वो कहते हैं बलूचिस्तान में हमने जो है वो हम ये हार्ट्स एंड माइंड की जंग नहीं जीत रहे, दिमाग और दिल की लड़ाई हम नहीं जीत रहे। बलूचिस्तान का 900 अरब रुपए का बजट है, इसमें से सिर्फ 250 अरब अलग करें और हर फैमिली को हर महीने 20,000 रुपया दिया जाए, गुर्बत में भी कमी आ जाएगी और लोगों में खुशहाली भी आ जाएगी। ये वो कहते हैं, उनका एक फॉर्मूला है। लेकिन मेरा एक सवाल है कि बलूचिस्तान के जो वसाइल हैं वो तो अरबों डॉलर के हैं। अभी रेकोडेक की बात की जा रही है, अब दावे किए जाते हैं कि 60 अरब डॉलर का रेकोडेक में सोना है, तांबा अलग है और बहुत सारी धातें हैं बलूचिस्तान में। सैकड़ों अरब डॉलर की धातें बलूचिस्तान में मौजूद है। भाई उनका जो बड़ा बेनिफिशियरी होना चाहिए वो बलूचिस्तान के नौजवान को होना चाहिए, वहां के लोगों को होना चाहिए। लेकिन किया क्या जाता है कि तमाम वसाइल पर कब्जा कर लिया जाता है और वसाइल को इस्तेमाल करते हैं पंजाब में और सिंध में बैठे हुए लोग। और सिंध में भी इंटीरियर सिंध नहीं, वो तो महरूमियों का शिकार है। ये सारे वसाइल चले जाते हैं शहरी इलाकों में, सिंध के शहरी इलाकों में चले जाते हैं, पंजाब के शहरी इलाकों में और सारे पंजाब के अंदर फैला दिए जाते हैं। यानी मुल्तान में, फैसलाबाद में और सियालकोट में, लाहौर में, हर जगह पे आप बलूचिस्तान के वसाइल से इस्तेफादा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बलूचिस्तान में रहते हैं तो आप उन वसाइल से इस्तेफादा नहीं कर सकते। मारक बलूच साहिबा के हवाले से नादरीन एक खबर है यहाँ पे मेरे पास, और ये खबर जो है ये बताई है एक और कैदी है मारक बलोच के साथ, जिनका नाम है बेबो बलोच। एक तो मारक बलोच की बहन ने बताया कि मारक बलोच को और बेबो बलोच को जेल में हरासा किया जा रहा है। मारक बलोच ने कहा है कि मैं भूख हड़ताल कर दूंगी और फिर मरते दम तक मेरी भूख हड़ताल जारी रहेगी। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं कि मारक बलोच को डाउन करने के लिए बलूचिस्तान में कुछ और शख्सियात को उठाने का बंदोबस्त किया जा रहा है। ये बात अभी थोड़ी तल्ख लगेगी मेरे बलूचिस्तान के बहन भाइयों को खास तौर पर, लेकिन मैं आपको खबर पक्की दे रहा हूं क्योंकि मेरे सोर्स ने मुझे ये इतला दी है। और उसने ये कहा है कि आप आने वाले दिनों में देखेंगे कुछ और कैरेक्टर्स को ऊपर लाया जाएगा। मारक बलोच को इसीलिए जेल के अंदर रखा गया है कि उनको डाउन किया जाए। मारक बलोच की ताकत को तोड़ने के लिए मारक बलोच के पैरेलल बलूचिस्तान में कुछ और ताकतें खड़ी की जाएंगी, लेकिन वो कंप्रोमाइज्ड है, यानी वो उतना ही काम करेंगे जितना उन्हें कहा जाएगा, या एक लेवल से आगे वो लोग नहीं जाएंगे। अब ये नए कैरेक्टर कौन से होंगे आपको आने वाले दिन में पता चल जाएगा। इन कैरेक्टर्स को उठाने के लिए मीडिया को भी इस्तेमाल किया जाएगा, इनकी खबरें भी मीडिया में आया करेगी। ये बातें वैसी ही करेंगे जैसी मारक बलोच करती हैं, लेकिन ये लोग शामिल किए जाते हैं। बहरहाल ये वक्त के साथ चीजें पता चल जाएंगी। इसमें बेबो बलोच ने कहा कि खुद की परवाह नहीं है मुझे, डॉक्टर मारक की जिंदगी के हवाले से मुझे बहुत तशवीश है। और वो ये कहती हैं कि मुझे अपनी सेहत और जिंदगी की परवाह नहीं है, मारक बलोच के हवाले से मुझे बड़ी तशवीश है। और मारक बलोच बीमार है, उन्हें मुख्तलिफ तरीकों से हरासा किया जा रहा है और जो अच्छे एहलकार हैं उनका जेल से तबादला किया जा रहा है। मशकूक एहलकारों की ड्यूटी लगाई जा रही है, उनके कमरे के बाहर और इर्द गिर्द कैमरे लगाए जा रहे हैं। खुफिया कैमरों से नकलो हमल पर मॉनिटरिंग और मशकूक अफराद लगाने पर काम कर रहे हैं। खुराक वगैरह तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। मशकूक हरकतों सकनात से डॉक्टर मारक बलोच की जिंदगी को शदीद खतरात लाहक हैं। बेबो बलोच ने तमाम इंसान दोस्त, कौम दोस्त, वतन दोस्त अवाम, इंसानी हकूक की तंजीमों से अपील की है कि डॉक्टर मारक बलोच की जिंदगी को महफूज बनाने और कारकुनों की रिहाई के लिए किरदार अदा करें। तो ये तो वही सूरत हाल है जो इमरान खान साहब के साथ जेल में किया गया कि मखसूस हालात में रखा जाए और बाहर जो है वो इमरान खान की जगह पे नई लीडरशिप जो है उसको बनाने की कोशिश की जाए। ये चीजें होती रहती है, चलती रहती है, लेकिन अभी डिपेंड करता है कि सरदार अख्तर मेंगल साहब जो है वो कितनी बड़ी तादाद में लोगों को लेकर निकलते हैं और कितने मौसर तरीके से वो अपना एहतजाज कर पाते हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन, इमरान खान साहब की पार्टी ने या लाहौर के नौजवानों ने लाहौर में स्टिकर्स लगाना शुरू कर दिए हैं। ये छोटे छोटे स्टिकर्स हैं और ये जाती उमरा में भी लगा दिए हैं, शरीफ मेडिकल सिटी में भी लगा दिए हैं, पूरे लाहौर में इनको फैलाया जा रहा है। और ये जो बोर्ड जाते हैं ना मरियम नवाज के घर की तरफ, वहां पे स्पेशली लगाए छोटे छोटे स्टिकर है। इन स्टिकर्स के ऊपर इमरान खान साहब की फोटो है और एक जुमला लिखा हुआ है कि मैं वापस आ रहा हूं। अब इससे बड़ी तकलीफ होती है पंजाब हुकूमत को, या इससे बड़ी तकलीफ होती है PMLN को या फार्म 47 वाली जाली हुकूमत को। तो अब ये स्टिकर नौजवान लगातार लगा रहे हैं। छोटा सा स्टिकर है, जब पूरे शहर में चिपका देंगे तो याद रखिए स्टिकर लगाने में 1 सेकंड लगता है, उसको उतारने में 1 मिनट से ज्यादा टाइम लगता है। तो ये बड़ी एफर्ट करनी पड़ेगी हुकूमत को, वो ये बंदे पकड़ने की भी कोशिश करेंगे। और कल से इसके ऊपर जो है वो काम हो रहा है कि स्टिकर कौन लगाकर कहां निकल जाता है पता ही नहीं चल रहा। इमरान खान साहब की मुलाकात के हवाले से साकिब बशीर साहब ने जो रिपोर्ट किया वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। साकिब बशीर साहब ये कह रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट है उनके मुताबिक क्या है, वो डॉक्यूमेंट ये बताते हैं कि इमरान खान साहब की जो मुलाकातें हैं वो होंगी और जेल के बाहर आकर, जिन जो अब जो अदालती फैसला आया इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उस फैसले के हवाले से उन्होंने दावा किया है कि इमरान खान साहब की जो भी मुलाकातें होंगी जेल की विसिनिटी में, उसके बाहर आने के बाद वहां पे खड़े होकर आप प्रेस टॉक नहीं करेंगे, मीडिया टॉक नहीं करेंगे। ये कहीं पे भी मना नहीं है कि इमरान खान साहब से जेल में जो गुफ्तगू होगी वो गुफ्तगू बाहर नहीं आएगी या वो गुफ्तगू कोई शख्स कर ही नहीं सकता। ये आजादी सारे राय के खिलाफ है। लोग तो जेलों में किताबें लिखते हैं, लोग तो जेलों में किताबें पढ़ते हैं
और जेलों से लोग बड़ी बड़ी तहरीकें चलाते हैं, ऐसा होता है। लोग जेल से बैठ के गैंग्स चलाते हैं, ये भी हमने पाकिस्तान में देखा है। तो ये तो एक पॉलिटिकल पार्टी है, एक पॉलिटिकल लीडर है और पाकिस्तान का सबसे मकबूल पॉलिटिकल लीडर है, तो उसके ऊपर आप इस तरह की पाबंदियां लगा नहीं सकते। तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा ऐलान किया, वो ऐलान ये है कि पीटीआई ईद के 3 दिन जेल के बाहर जो है वो एहतजाज करेगी। ये बड़ा तगड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक फैसला है, क्योंकि देखिए ईद पे छुट्टियां होती हैं, ज्यादातर एहलकार जो है वो अपने घरों को चले जाते हैं, और अब ईद भी खराब कर देंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, हुकूमत की भी और हुकूमत के एहलकारों की भी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान को कोई रियायत ना मिलने पर ईद उल फितर के 3 रोज अडयाला जेल के बाहर एहतजाज करने का ऐलान किया है। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक जुनेद अकबर साहब ने यह कहा, और आलिया हमजा साहिबा ने भी इसकी तौसीक की है। उन्होंने ये बात की है मुख्तलिफ लोगों से बात करते हुए, और उन्होंने एक इंटरव्यू में भी कहा कि पार्टी कारकुन ईद उल फितर के 3 दिन अडयाला जेल के बाहर एहतजाज करेंगे, जहां साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कैद हैं। तो अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक नई हिकमत अमली है। आलिया हमजा साहिबा ने एक इंकशाफ किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को लेकर। उन्होंने कहा कि मेरे पास एक कारकुन आया, उसने मुझे कहा कि मुझे मेरी 3 साल की बेटी की वफात पर नमाज जनाजा में शिरकत नहीं करने दी गई। गुजरावाला में 2 माह को अपने बेटों की वरात तकते हुए कब्र में चली गई और बेटों को जनाजा तक नहीं पढ़ने दिया गया। रमजान का महीना है, फातह ख्वानी तक पर पाबंदी लगा रखी है। कोई हद होती है, लेकिन ये हर हद से गिर चुके हैं, ये आलिया हमजा साहबा कह रही है। लेकिन नवाज शरीफ साहब को एक बात का बड़ा गुस्सा है कि जब वो जेल में थे तो जेलर ने उनकी बात नहीं करवाई उनकी अहलिया से। मियाँ साहब की अहलिया कोमा में थी। कुछ लोग ये दावा करते हैं कि इंतकाल से कुछ देर पहले वो कोमा से बाहर आई थी, उसके बाद उनका इंतकाल हो गया था, और ये कहा जा रहा था कि मियाँ साहब से उनकी बात करवा दी जाए। मियाँ साहब ये बात करना चाहते थे, लेकिन जेल के जो अमला था उन्होंने ये बात नहीं करवाई। अब इस बात पे लोग कहते हैं मियाँ साहब बहुत गुस्से में और इस बात का बदला ले रहे हैं। तो मियाँ साहब आपकी बात नहीं करवाई और आप बदला ले रहे हैं, इधर तो नमाज जनाजा नहीं पढ़ने दी जा रही। आपने तो अपने वालिद की वालिदा की नमाज जनाजा पढ़ी मियाँ साहब, वो कि वो दोनों पाकिस्तान में दफन हुए, आप दोनों मरतबा पाकिस्तान से बाहर मौजूद थे, आप नहीं आए, और वो आपकी मजबूरी थी, क्योंकि आपको लगता था कि आप आएंगे तो आप पकड़े जाएंगे, आपको हिसाब देना पड़ेगा अपने केसेस का। तो अब जो मियाँ साहब आपने ये हरकतें करवा रहे हैं ना आप, कि वो नमाज जनाजा भी नहीं पढ़ पा रहे, तो सोचे आपको सिर्फ और सिर्फ एक बात ना होने पे कितना गुस्सा है, तो ये आज नौजवान कितने गुस्से में होगा। आप अगर उसको ज्यादती समझते हैं तो ये किस लेवल की ज्यादती होगी। मियाँ नवाज शरीफ साहब, आपकी ईमा के ऊपर ये सब कुछ हो रहा है और आप इस सारे के लिए जिम्मेदार हैं। आप बरी जिम्मा नहीं हो सकते इन सारी चीजों से, और आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। नाज़रीन, खबरें और बहुत सारी है। अमेरिका ने पाकिस्तान के ऊपर कुछ पाबंदियां लगाई हैं पाकिस्तान की कंपनियों पे, वो भी मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। कुछ चीजें आपके साथ शेयर करते हैं। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।